नमस्कार। आज आप लोगों को इस वर्चुअल क्लास में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आप लोगों को पहले मालूम है कि इससे पहला जो वीडियो हमने दिया था आप लोगों के लिए इस क्लास में नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें हमने नाइट्रोजन के बारे में बताया था, अमोनिया के बारे में बताया था, अमोनिया बनाने की विधि, उनके कुछ रासायनिक गुण भी दिए थे और आप लोगों से हमने अपील की थी कि इस टॉपिक को पूर्ण रूप से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे, किसी ने पूछा ही नहीं। तो इसलिए बार बार अपील इसलिए करते हैं ताकि आप लोग बोर्ड के लिए तैयार हो पाओ। आप लोग जानते हो कि कृषि वर्ग में केमिस्ट्री एक बहुत अहम सब्जेक्ट है और अगर केमिस्ट्री पे कवर या आपने कॉन्फिडेंस बना लिया तो आगे जो भी सब्जेक्ट्स उनके होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। केमिस्ट्री बहुत टिपिकल नहीं है, अगर आप लोग समझते हो तो बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हो। बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएं तो उसको बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर से रिलेटेड कोरिलेट कर लो कि बोर्ड में उस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और फिर आप लोग तैयार करो, ठीक है ना। तो आज इस चैप्टर में नाइट्रिक एसिड HNO3 लेकर के आए हैं। HNO3 किस प्रकार से तैयार करते हैं, HNO3 में बनाने की कितनी विधियां हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसका हम विधिवत चर्चा करेंगे। नाइट्रिक एसिड को सोरेक अम्ल कहते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि नाइट्रिक एसिड को सोरेक अम्ल क्यों कहते हैं। व्हाई नाइट्रिक एसिड इज नोन एज साल्टपीटर एसिड। नाइट्रिक एसिड इज नोन एज साल्टपीटर एसिड। नाइट्रिक एसिड एक साल्टपीटर एसिड है। साल्टपीटर क्या होते हैं? साल्टपीटर देख लीजिए, साल्टपीटर मुख्य रूप से दो आप लोग देखते हो, जैसे एक चिली साल्टपीटर, चिली देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है, चिली साल्टपीटर। चिली साल्टपीटर का सूत्र होता है NaNO3, चिली साल्टपीटर। और एक इंडियन साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर यानी कि सामान्य साल्टपीटर बोल रहे हैं या इंडियन साल्टपीटर होता है, साल्ट पीटर, इसको इंडियन साल्टपीटर भी बोलते हैं, इंडियन साल्टपीटर। इसका सूत्र होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। एक होता है चिली साल्टपीटर और एक होता है इंडियन साल्टपीटर। तो इस प्रकार के साल्टपीटर से ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। साल्टपीटर कहां पाया जाता है? प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। और इस प्रकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त साल्टपीटर से नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम साल्टपीटर अम्ल कहा जाता है, सोरेका अम्ल। इसको हिंदी में बोलते हैं सोरेका अम्ल, सोरेका अम्ल। हिंदी में साल्टपीटर को सोरा बोलते हैं। साल्टपीटर क्या बोलते हैं? सोरा बोलते हैं। तो साल्टपीटर अंग्रेजी शब्द है और उसके हिंदी नाम है सोरा। तो सोरे से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको सोरेका अम्ल कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया। फिर आते हैं हम इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में साल्टपीटर से नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। बहुत आसान तरीका है। अगर साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट, जैसे चिली साल्टपीटर, चिली साल्टपीटर, चिली साल्टपीटर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में जब भी कोई भी टॉपिक दिया जाता है, कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके बाद रिएक्शन आवश्यक होता है।
अगर रिएक्शन नहीं दे पाए तो वो क्वेश्चन आपका मार्क्स कट जाता है क्वेश्चन का। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, यह सल्फ्यूरिक अम्ल, यह सोडियम नाइट्रेट, और इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है, मेन उत्पाद आपका ये है। तो इसको क्या करते हैं, एक रिटार्ट में ले लेते हैं। रिटार्ट समझते हो, रिटार्ट का मतलब होता है जो चारों तरफ से बंद हो, पूर्ण रूप से बंद हो, सील्ड, उसको हम कहते हैं रिटार्ट। तो एक रिटार्ट में लेकर के इसको गर्म करते हैं। रिटार्ट इस प्रकार का लोगे जैसे एक अंकुरित बीज की तरीके का दिखाई पड़ता है, इस प्रकार का रिटार्ट ले लोगे। यहां से आपको पदार्थ डालने के लिए ये है आपका रिटार्ट को गर्म करते हैं। रिटार्ट में क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसमें आप ये जो निकास नली है, यहां पर एक और रिटार्ट टाइप का होगा जिसको ठंडा किया जाता है। स्प्रिट लैंप होगा गर्म करने के लिए। एक नल होगा इसको ठंडा करने के लिए। ये एक पात्र होगा जिसमें नाइट्रिक एसिड को इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, इसमें जब ठंडा करेंगे तो पानी इसके अंदर ना आ जाए, तो उसके लिए अलग से नल होगा। ठीक है, जिससे इसको ठंडा किया जाएगा। इसमें जो होगा वो हमने अभी बता दिया कि NaNO3 और H2SO4 होगा। ठीक है, इसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने पर जो वाष्प बनेंगे तो उसको आप एक दूसरे जैकेट में लिया जाएगा और दूसरे जैकेट को ठंडा किया जाएगा और इसमें जो नाइट्रिक एसिड होगा वो यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड होगा, HNO3 होगा। ठीक है, और ये इसलिए हमने बताया था कि ये यहाँ अलग से जैसे ही बना रहता है ताकि जो पानी हो वो पानी की मात्रा बह जाए, और खाली ये यहाँ से जो नाइट्रिक अम्ल की वाष्प आएंगे वो नाइट्रिक अम्ल की वाष्प इसमें जाकर के ये ठंडा होकर के यहाँ पे एकत्रित हो जाए। ये प्रयोगशाला विधि द्वारा आप लोग इसको दिखा सकते हैं। तो ये जो आपका पात्र है इसमें जैसे ये यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। ये आपका पात्र है और इसमें एक पाइप इस प्रकार से लगा हुआ है जिसमें आपका जो भी पदार्थ आए, ये भी एक आसवन फ्लास्क है। आसवन फ्लास्क का मतलब ये होता है कि जिसमें हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं या ठंडा कर सकते हैं।
तो ये आसमान फ्लास्क है और एक नल लगा हुआ, नल को चाहे आप स्टैंड से जोड़ दीजिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसमें आप स्टैंड से इसको जोड़ सकते हैं, स्टैंड के जरिए इसको जोड़ दिए नल को, और नल के जरिए जो पानी बहा वो पानी इस आसमान फ्लास्क को ठंडा किया और उसमें जो नाइट्रिक अम्ल की वाष्प गई, उस नाइट्रिक अम्ल की वाष्प को जब ठंडा किया तो नाइट्रिक अम्ल द्रव यानी तनु नाइट्रिक अम्ल है ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के रूप में ये प्राप्त हो, ठीक है ना। और ये है रिटार्ड, जो हमने कहा था कि रिटार्ड जिसको चारों तरफ से बंद होता है उसको गर्म कर सकते हैं। तो जब इस रिटार्ड को गर्म किया हमने, ठीक है, गर्म करने के लिए एक हमने जैकेट लिया या उस पे रख करके जब गर्म किया, गर्म करने पर इसके साथ में ये रिएक्शन हुआ, नाइट्रिक अम्ल की वाष्प बना, नाइट्रिक अम्ल की वाष्प को हमने प्लाज्मा फ्लास्क में उसको ठंडा करके एक पात्र में एकत्रित कर लिया। ये मेथड है आपको साल्टपीटर से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि है। लेकिन इस विधि के अतिरिक्त इसमें दो विधि और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और अक्सर बोर्ड में आपने देखा होगा कि दोनों विधि पूछा जाता है, जिसमें एक है बर्कलैंड-आयट विधि और एक है ऑसबर्ग विधि। दोनों मेथड आपको पढ़ना है, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। और बर्कलैंड-आयट विधि देखिए किस तरीके से बनाया जाएगा कि बर्कलैंड-आयट विधि में जो नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, औद्योगिक विधि कह सकते हो क्योंकि अधिक मात्रा में नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां है, यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, बर्कलैंड एंड ऑसबर्ग विधि, ठीक है। तो बर्कलैंड में जो प्राकृतिक वायु है ना, प्राकृतिक वायु में आप लोग जानते हो कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है ना, कितनी परसेंट होती है, लगभग 79। बर्कलैंड और आइड की विधि, आइड, ठीक है। अब इसमें नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक वायु है ना, प्राकृतिक वायु जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है। नाइट्रोजन आपका लगभग 79% है, ऑक्सीजन लगभग 20%, ठीक है। इतना परसेंटेज लगभग इसमें क्या होता है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज। जब इसमें हम क्रिया कराते हैं तो इसमें बनने वाला जो गैस है वो खुद उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है और नाइट्रिक अम्ल देखो किस किस प्रोसेस से होकर के नाइट्रिक अम्ल तैयार होता है। बर्कलैंड-आयट विधि में सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है इसका डायग्राम देखना। तो डायग्राम के लिए हम एक साधारण चित्र बना रहे हैं कि उसमें आप समझ जाओगे कि नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि अगर डायग्राम तैयार है तो इसका उत्तर भी आप लोग बहुत आसानी से दे लोगे, ठीक है। एक रिटार्ड है, ठीक है। इस रिटार्ड में कॉपर की जाली लगी हुई है, काहे की, कॉपर की, जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, कॉपर की जाली, ठीक है, कॉपर वायर। इधर ना लिखते हैं क्योंकि इधर हमें और इस डायग्राम के पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, तो इधर लिखिए कॉपर वायर। कॉपर की वायर में हम इसमें प्राकृतिक वायु यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण भेजेंगे और इसका टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और इसमें जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भेजते हैं, जब ये इसमें कॉपर की वायर में ये पूर्ण रूप से दहन हो जाता है, जब दहन हो जाता है तो एक दूसरे पात्र में जा जाएगा जिसे हम ऑक्सीकारक स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक स्तंभ, ठीक। इस स्तंभ में जाकर के ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बनेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। ऑक्सीकरण की परिभाषा मैं पहले दे चुका हूं, फिर से एक बार अब मैं समझा दूंगा कि ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा और ऑक्सीकरण कहते किसे, ठीक है। ये एक पात्र बना है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक स्तंभ, ऑक्सीकारक स्तंभ, ठीक है। और इस गैस को आप कोशिश कीजिए
कि ऊपर से ना, क्योंकि गैस हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो इस गैस को नीचे से प्रोवाइड कीजिए। हमेशा यही सब चीजें ध्यान दी जाती है इसमें कि इस गैस को नीचे की ओर से इस स्तंभ में, इस टावर को हम क्या कह रहे हैं, आक्षीकारक स्तंभ, आक्षीकारक स्तंभ में नीचे की ओर से प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, नीचे की ओर से प्रोवाइड करेंगे तो गैस हमेशा ऊपर की ओर जाएगी और इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण, नाइट्रिक ऑक्साइड का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाएगा। इस स्तंभ में जो रिएक्शन हुआ वो आप लोग देख लो इस उत्प्रेरक कक्ष में। इसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष। तो उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड बना, कैसे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार कर लीजिए। बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि पहले स्तंभ में ये रिएक्शन हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। सेकंड इसमें आप इसके अंदर भी लिख सकते हो 2NO प्लस O2, रिएक्शन बन गया 2NO। ठीक है, और ये गैस ऊपर से निकालेंगे आप, ऊपर से जाकर के एक अलग स्तंभ में जाएगा जिसे हम अवशोषक स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे, अवशोषक स्तंभ। अवशोषक स्तंभ में ऊपर से जल की धारा प्रवाहित की जाती है और नीचे से गैस प्रवाहित की जाती है। और धारा प्रवाहित करने के लिए हम इसमें ये कंचे जैसे नहीं होते हैं, क्वार्ट्ज की गोलियां भर देते हैं ताकि गैस धीरे धीरे जाए और पूर्ण रूप से उसका रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं जल अवशोषण, हो जाए। इसमें इसे क्वार्ट्ज के गोलियां भर दी जाती है और ऊपर से जल की वर्षा की जाती है, ऊपर से जल की वर्षा की जाती है। जल की वर्षा की जाएगी, ये है जल, जल की वर्षा की जाएगी। ये क्वार्ट्ज की गोलियां बनी है, इसमें क्या बने, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज बने हुए। और क्वार्ट्ज की जब गोलियां भरी हुई है और इसमें से जब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जा रहा तो जल के साथ क्रिया करके NO2, जिसमें 3NO2 प्लस H2O, बैलेंस कर लेना HNO3 प्लस NO। ठीक है, HNO3 इसमें बन जाएगा आपका 2 अणु, ठीक, और एक NO अणु बन जाएगा। ये फिर रिसाइकिल वे में इसमें रिएक्शन होता रहता है। तो अगर आप दोनों रिएक्शन को एक साथ लिख दोगे और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल तनु रूप में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इकट्ठा होता रहेगा, आप किसी पात्र में इसमें इकट्ठा कर लीजिए। नाइट्रिक एसिड इसमें तनु नाइट्रिक अम्ल, डाइल्यूट HNO3 इसमें इकट्ठा हो जाएगा। अब तीनों रिएक्शन को कैसे देंगे, पहला रिएक्शन ये हुआ, सेकंड रिएक्शन हुआ आपका 2NO प्लस O2, ऑक्सीकरण हुआ तो 2NO2 बन गया। और थर्ड स्टेप में हमने बताया था 3NO2 प्लस H2O, इसमें 2HNO3 प्लस NO, ये क्या बन गया। तो इतने रिएक्शंस इसमें है, ये डायग्राम है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता लगभग 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता बोर्ड में। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि इसमें 3 स्तंभ हमने बनाया, एक उत्प्रेरक कक्ष जिसमें कॉपर के वायर लगे हुए थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण इसमें प्रोवाइड किया और इसमें तापमान उच्च था और इस टेम्परेचर को कम करके, हमेशा इसमें से जो गैस निकल रही है उसका टेम्परेचर अधिक होता है, उसको कम टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर एक स्तंभ आप बना सकते हो। हमने आसानी के लिए उस स्तंभ को नहीं बनाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए या ज्यादा टफ ना लगे। तो यहाँ पे एक आपको और स्तंभ होना चाहिए जो इस गैस को ठंडा कर दे, यानी कि कम कर दे, कूलेंट का काम करेगा और उसका टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ला देगा। लाने के बाद फिर एक इस आक्षीकारक स्तंभ, इस स्तंभ का नाम है आक्षीकारक स्तंभ, आक्षीकारक स्तंभ
ऑक्सीकरण के स्तंभ में जब ये गैस आया नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये है अवशोषण स्तंभ। इस स्तंभ का नाम है अवशोषण, अवशोषक स्तंभ। अवशोषक स्तंभ में क्या हुआ कि जल की वर्षा की गई, क्वार्ट्ज की गोलियां इस स्तंभ में भरी हुई है, नीचे से हम गैस NO2 गैस प्रवाहित किया और ऊपर की ओर तब गया, जब तक जाते जाते ये क्या हो गया कि इसमें इसके साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बदल गया, और नाइट्रिक एसिड फिर धीरे धीरे नीचे रिश्ता हुआ, हमने एक पात्र में एकत्रित कर लिया। तो एक है बर्कलैंड आइट विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि है, ठीक है। अगला मेथड है ओस्टवाल्ड की विधि। ओस्टवाल्ड की विधि में क्या करते हैं, हम अमोनिया के द्वारा बनाते हैं, ठीक है, अमोनिया के द्वारा बनाते हैं। ओस्टवाल्ड की विधियां, ओस्टवाल्ड की विधि में मैं दोनों में कंपेयर करके बता दूंगा, ओस्टवाल्ड और इससे पहले जो बर्कलैंड आइट विधि बताएं। ओस्टवाल्ड की विधि, ओस्टवाल्ड की विधि में और बर्कलैंड आइट की विधि में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि बर्कलैंड आइट विधि में हमने प्राकृतिक रूप में जो गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसका मिश्रण लिया था, लेकिन ओस्टवाल्ड में अमोनिया गैस ली जाएगी, ठीक है। अमोनिया गैस का ऑक्सीकरण करके, अमोनिया आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से कि NH3 का ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीकरण कराकर फिर जल अपघटन किया जाता है। फिर उसका जल अपघटन करने पर जल अपघटन कराकर HNO3 प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये तो इसका सिद्धांत हो गया। इसमें एक इंप्रूवमेंट, पिछला जो हमने डायग्राम बनाया उसमें एक इंप्रूवमेंट आप लोग कर लीजिएगा। उसमें कॉपर के वायर लिया था, कॉपर के वायर के स्थान पर अगर प्लेटिनम का वायर लेते हैं तो ज्यादा प्रभावी होता है, तो प्लेटिनम के वायर आप कर लीजिएगा। उसमें हमने कॉपर लिख दिया था, ठीक है, चाहे गलती समझ लीजिए या उसकी लो क्वालिटी समझ लीजिए। अब प्लेटिनम की वायर यानी कि प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का पुनः जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जब जल अवशोषण कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल। 3 स्टेप की रिएक्शन इसमें भी है। पहले रिएक्शन तैयार कर लीजिए कि नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए हम ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया का ऑक्सीकरण कराएंगे। अमोनिया का ऑक्सीकरण देखिए, अमोनिया का ऑक्सीकरण जब होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O बनेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए आप इसमें 4 HNO3 ले लीजिए तो 4 NO बन जाएगा, और 4 से 12 यानी कि 5 O2 10, 4 और 6 12, ठीक है। ये इस तरीके से आप उसको नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन जाएगा। इस तरीके से बैलेंस कर लीजिए। पहला स्टेप ये हुआ। सेकंड स्टेप में आप जान गए होंगे कि पिछला वाला जो रिएक्शन दिया था सेम वही रिएक्शन देने हैं आपको, ये आसानी है। अगर केवल एक रिएक्शन तैयार कर लेते हो तो बाकी दोनों रिएक्शन कॉमन है। देखा कि यही रिएक्शन हम उसमें भी दिया था, और इसमें 2NO2 गैस बन गया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस बन गया था, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जब हम जल अवशोषण कराया था 3NO2 लिया था हमने, प्लस H2O जल अवशोषण हुआ तो HNO3 के 2 अणु बन गए और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन गया। क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फिर से बन गया। तो मेन हमारा है उत्पाद HNO3 बनाने के लिए इसमें 3 स्टेप की रिएक्शंस है। सबसे पहला स्टेप थोड़ा सा अलग है, जो पिछला वाला रिएक्शन बर्कलैंड आइट विधि में हमने दिया था उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें अमोनिया को ऑक्सीकरण कराया, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बना। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण NO2 में हुआ, NO2 का जल अवशोषण हुआ तो HNO3, ठीक है, तैयार हो गया। अब इसमें आपको डायग्राम वगैरह की कोई खास आवश्यकता नहीं है इसमें, और अमोनिया से जब हम बनाते हैं तो आप इस तरीके से दे भी सकते हो अगर देना चाहो। जैसे
एक स्तंभ बनाया जिसमें आपने उच्च ताप पर प्लेटिनम का वायर इसमें ले सकते हो, याद रहे प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग कर सकते हो। प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग करके जब आप अमोनिया गैस को इसमें प्रवाहित करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, किसके साथ में, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन जब प्रवाहित करेंगे तो इसमें भी प्लेटिनम के तार लगे हुए हैं, प्लेटिनम के वायर, या इसमें आप ये कह सकते हो कि हीट करने की विधि है, गर्म कर करके इसको हम रिएक्शन कराते हैं। और सेकेंड और थर्ड स्टेप में जो रिएक्शन होगा सेम ऊपर बार्कलेंड विधि में जैसे आपने बनाया सेम उसी प्रकार से स्तंभ बना दीजिए। एक आक्सीकारक स्तंभ है, आक्सीकारक स्तंभ में आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो पहले स्टेप में बना नाइट्रिक ऑक्साइड उसको ले लिया, उसको लेने के बाद फिर इसमें NO प्लस O2 एरो के बाद 2NO2, ठीक है, ये रिएक्शन इसमें हुआ और ऑक्सीकारक स्तंभ है। और इसमें जो गैस बना उस गैस को आप अवशोषक स्तंभ में ले जाइए। अवशोषक स्तंभ में जाने के बाद अवशोषक स्तंभ में ऊपर से जल की वर्षा की जाती है और नीचे से नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें ऊपर से जल की वर्षा की जाती है। इसमें आपके क्वार्ट्ज के कण रहेंगे, क्वार्ट्ज भरे रहेंगे। क्वार्ट्ज भरने से क्या होता है कि जल अवशोषण की क्रिया पूर्ण रूप से हो जाती है, अन्यथा इसमें गैस एकदम से पहुंच जाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, गैस ऊपर नीचे से ऊपर क्यों जाएगी और इसमें नाइट्रिक अम्ल बन करके नीचे की ओर रिश्ता रहेगा। हम उसको एक पात्र में एकत्रित कर लेंगे, ठीक है, एक पात्र में यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल एकत्रित कर लेंगे। ये नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ पे है HNO3 तंत्र, ठीक है। ये है अवशोषण स्तंभ, हमने इससे पहले ही बनाया था अवशोषण स्तंभ। अवशोषण स्तंभ ये है आक्षिकारक स्तंभ, आक्षिकारक स्तंभ। अब ये है पायराइट बर्नर या पायराइट बर्नर या उत्प्रेरक कक्ष। ये प्लेटिनम की जाली लगी है, उत्प्रेरक कक्ष भी कहते हैं, तो उत्प्रेरक कक्ष, ठीक है। तो इस तरीके से ऑस्टवर्ग विधि द्वारा भी आप लोग नाइट्रिक अम्ल बनाना सीख गए। इसके बाद आता है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कितना आप लोग तैयार कर पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं उसको सब आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इसका भौतिक गुण देखो, नाइट्रिक अम्ल एक क्वेश्चन इसमें आता है। नाइट्रिक अम्ल जब हम बोतल में लैब में रखा होता है, भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो लैब में जब हम नाइट्रिक अम्ल रखते हैं तो हल्का पीला कलर की हो जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता कि नाइट्रिक अम्ल केप्ट इन बोटल्स शोज पार्शियल या पेल येलो इन कलर। कोई कह सकते हो, कोशिश करना ढूंढना इस क्वेश्चन को। इसमें पार्शियल इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसमें घुल जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस घुलने के कारण इसका कलर पीला हो जाता है, अन्यथा ये पारदर्शी रंगहीन होता है ना। इसमें एक रंगहीन गैस, रंगहीन द्रव है ना, लेकिन स्मेल यानी रंगहीन द्रव है और उसमें स्मेल आती है। स्मेल इस प्रकार की पंजेंट स्मेल, तीखी गंध होती है, तीखी गंध होती है। क्वथनांक इसका लगभग 86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है।
याद रखोगे। और ये संक्षारक होते हैं। संक्षारक समझते हो? संक्षारक का मतलब ये होता है कि अगर त्वचा पे डाल दे तो तुरंत फफोले डाल देते थे, तुरंत फफोले डाल देता, डाल देता है। और चौथा पॉइंट लिख सकते हो भाई, एसिड है तो अम्ल है, अम्लीय होता है, इसलिए खट्टे होते हैं। क्या होता है? सोर इंटेंस, खट्टे होते हैं। और नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, ये भौतिक गुण में पढ़ सकते हो। रासायनिक गुण में क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है रासायनिक गुण इसका, क्योंकि जो एसिड मुख्य रूप से आपके लैब में जो एसिड्स होते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीन अम्ल जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों अम्ल में कार्बन नहीं होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अकार्बनिक अम्ल। क्या कहते हैं? देखो तीनों अम्लों की मैं बात कर रहा हूं, अकार्बनिक अम्ल कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल या मिनरल अम्ल, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे HNO3 है, H2SO4 है, HCl है। ये तीनों याद रखो। जो हमारे लैब का सबसे महत्वपूर्ण अम्ल होता है अम्लों में, यही तीनों हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीनों मिनरल एसिड है या अकार्बनिक। इसमें कार्बन नहीं है, तीनों में देख लो कहीं पे कार्बन नहीं है, इसलिए अकार्बनिक अम्ल है। ठीक है, अब इसके रासायनिक गुण में देख लो। रासायनिक गुण में सबसे पहला कौन सा गुण देना चाहिए? अगर मान लो आपको कोई चीज तैयार नहीं है तो सबसे पहला गुण, अगर एसिड पढ़ रहे हो तो क्या देना चाहिए कि अगर एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा। ये सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है कि अम्ल है तो इसलिए ये क्षार के साथ क्रिया करके, क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। अब रिएक्शन आपको मालूम नहीं है, सपोज आपको रिएक्शन नहीं मालूम है तो क्या करोगे? पहले नाइट्रिक अम्ल तो लिखोगे ही, और नाइट्रिक अम्ल लिख करके कोई क्षार याद करो, जैसे मान लो NaOH, क्षार बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो, NaOH कास्टिक सोडा या KOH। ठीक है, तो NaOH के साथ NaNO3, क्यों? क्योंकि इसमें से जो अम्ल है तो इसका मतलब ये H+ आयन बनाएंगे, तो H+ आयन आप एक ही H है तो ये हट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, और ये H इसके साथ रिएक्शन करके जल बना लेगा। क्या बना लेगा? जल बना लेगा। ये लवण बन गया। ठीक है, अगर आप यही याद नहीं है, राइट, NaOH याद नहीं है, तो आप दूसरा क्षार ले लीजिए। दूसरा क्षार में आप KOH ले लीजिए। KOH ले लेंगे तो KNO3, जो हमने साल्टपेटर पढ़ाया था, याद होगा, यही साल्टपेटर है, सोरा, इसे हिंदी में बोला जाता है सोरा, सोरा बन जाए। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टार्ट किए और बहुत अच्छे रिएक्शंस आपने दे दिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालने की आवश्यकता नहीं है, ताकि रिएक्शन आप तैयार भी करो और उसको लिख भी पाओ। ठीक है ना? देखिए, ठीक है, हम आप लोग शायद जो है एक साथ में इतना टॉपिक, बड़ा टॉपिक तैयार ना कर पाओ, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझा देंगे। जो अभी हमने दिया है इसको भी हम आगे समझाएंगे, और इसके जो रासायनिक गुण है काफी बड़ा है और आप लोग हो सकता है एक बार में ना तैयार कर पाओ, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को अगले वीडियो में ले जाने का वो किया कि हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को देखिए, समझिए, और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना? और जो ना समझ में आए उसमें कमेंट्स जरूर लिखिए कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में देखिए।